हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जू ह्योक किम को जब पता चलता है कि जब से वह यहाँ पर आया है तब से डमी और कुकी बहुत गुस्सा है। जू ह्योक कहता है, ओह हाँ, मैं भूल गया था कि ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मैंने सोचा था कि मैंने इन्हें आपस में मिला दिया था, लेकिन लगता है ये अभी भी नहीं सुधरे। फिर ब्लैक कैट और अडीलिया से कहता है, अपने अपने कॉन्स्टलेशन से कहो कि ये सब बंद करें और मेरी बात सुने। जी सर। फिर आगे कहता है, डमी, कुकी, तुम दोनों को शायद पता ही होगा, लेकिन जिसने हमारे लाइफ के साथ छेड़छाड़ किया है वो फिर से हरकत में आ रहा है। मैंने कुकी को ये बात पहले थोड़ी सी बताई थी, लेकिन पिछली तबाही भी इसी शख्स की वजह से हुई थी। अब उस तबाही से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो बस उसका छोटा सा नमूना था। इसलिए जब तक मैं अपनी असली ताकत वापस नहीं पा लेता, मुझे तुम दोनों से पावर कभी कभी उधार लेना पड़ेगा। ठीक है? ये सुनकर अडीलिया कहती है, मेरे लॉर्ड कॉन्स्टलेशन कह रही हैं। बिल्कुल मास्टर, आपके लिए तो सब कुछ। ब्लैक कैट कहता है, मेरे भी लॉर्ड कॉन्स्टलेशन कह रही है। बिल्कुल मास्टर, आपकी प्यारी शिष्य हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जू ह्योक मन में, अब मेरे 3 डिसाइपल बाकी रह गए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा इससे पहले कि लैबिरिंथ मास्टर और ज्यादा तबाही मचाए। ये सोचकर ब्लैक कैट से कहता है, इस एकेडमी और इस जगह के बीच एक रास्ता जोड़ दो। हम लोग अब अक्सर आने जाने वाले हैं। जी सर। जिस रास्ते से हम आए थे वो अभी भी है ना? जी सर, वो अभी भी एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं वालहल्ला वापस जा रहा हूँ। तुम दोनों यहीं रहो और एक दूसरे को थोड़ा जान पहचान लो। क्योंकि तुम दोनों मेरे डिसाइपल के कॉन्ट्रैक्टर हो, अब तुम्हें एक दूसरे को बहुत बार देखना पड़ेगा। जी सर। ये कहकर जू ह्योक वहां से चला जाता है। अडीलिया नर्म आवाज में ब्लैक कैट से कहती है, पहले तो मैं इतना गुस्से में थी कि कुछ पूछ ही नहीं पाई, लेकिन तुम ब्लैक कैट हो ना, मार्केट के ओनर? ब्लैक कैट कहता है, जी हाँ, हालांकि व्यक्तिगत कारणों से मैं अभी वालहल्ला का प्रेसिडेंट बनकर काम कर रहा हूँ। अडीलिया आगे कहती है, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया था, लेकिन तुम वहां क्यों गए? शायद उसी वजह से जिस वजह से बेंट्रिक क्लैन का एक सदस्य अब जू ह्योक की सेवा कर रहा है। समझ गई। फिर हमें टीचिंग्स ऑफ वन का हाइड आउट दिखाया जाता है, जहां पर टीचिंग्स ऑफ वन के 4 मेंबर स्टोरेज स्टोन्स के साथ बैठे हुए थे। तभी लॉर्ड कॉन्स्टलेशन पूछता है, अब ज्यादातर दुश्मन खत्म हो चुके होंगे ना? जी लॉर्ड कॉन्स्टलेशन, रूलिंग बिजनेस भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। कॉन्स्टलेशन आगे कहता है, अच्छी खबर है, तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए नया आदेश है। तुम अब प्रोटेक्टर्स बनोगे और उसकी रक्षा करोगे। सुनकर पट्टी वाला बंदा अपने दोस्त से कहता है, प्रोटेक्टर वो होता है जो अपने क्लाइंट के पास हमेशा रहता है और उसे किसी भी मुसीबत से बचाता है। हुडी वाला बंदा कहता है, क्या हमें पहले खुद को उसके सामने नहीं दिखाना चाहिए ताकि वो हमसे डरे नहीं? कॉन्स्टलेशन कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ तब सामने आना जब उसे सचमुच बहुत जरूरत हो। तो क्या हमें बस छिपे रहना है और उसके आसपास लगातार बने रहना है? हाँ, जब हम कोई खास शब्द कहें तो खुद को उसके सामने प्रकट कर देना। कौन सा शब्द? फिर कॉन्स्टलेशन कोई शब्द बोलता है जो हमें नहीं बताया जाता। क्या सच में यही शब्द? हाँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वालहल्ला जिम, जहां पर जू ह्योक हैरानी पूर्वक पूछ रहा था, अरे ये क्या हुआ सहयोग? तेरे चेहरे का ऐसा हाल किसने किया? इसके पीछे कौन था? सहयोग कहता है, इसकी चिंता मत कर, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपना डिसाइपल बना ले। नहीं नहीं सुनकर सहयोग कहता है, तो अफवाहें सच थी आखिरकार। कौन सी अफवाहें? कि तू सिर्फ लड़कियों को ही अपना डिसाइपल बनाता है क्योंकि तुझे लड़कियों के साथ रंग ललियां उड़ाने का शौक है। ये सुनकर जू ह्योक भड़क जाता है और कहता है, कौन है वो बेवकूफ जो मेरे बारे में इतनी अश्लील बातें फैला रहा है? और मैं बात साफ कर दूं, ये दोनों मेरे पास खुद आई थी क्योंकि वो मुझसे सीखना चाहती थी। मैंने खुद से सिर्फ येनलांग को चुना है डिसाइपल के रूप में। तो अब ये लड़कियों वाली बकवास बंद कर, वरना तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। सहयोग घबराते हुए कहता है, मैंने तो बस किसी और से सुना था। ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मेरे हाथों में पहले से ही इन तीनों के साथ बहुत काम है। क्या तुझे लगता है मेरे पास तेरे लिए टाइम है? समझ गया। जू ह्योक मन में, फिर भी अफसोस की बात है, मैंने मना इसलिए किया क्योंकि इन दिनों मैं दूसरों को सिखाने से ज्यादा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा हो जो मॉन्स्टर से लड़ने में कुछ काबिल हो और वो और मजबूत होता जाए, ये हमेशा मददगार होता है। ये सोचकर येनलांग से कहता है, येनलांग, क्या हुआ जू ह्योक, तू इसे सिखा? मैं? क्योंकि तुम दोनों की फाइटिंग स्टाइल ज्यादा फिजिकल से है, इसलिए तुम दोनों अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे और एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी करना भी बहुत फायदेमंद होगा। समझ गया। ठीक है, मैं अब वर्कआउट करने जा रहा हूँ, तुम दोनों थोड़ा एक दूसरे को जान पहचान लो। ओके। जू ह्योक जाने के बाद येनलांग थोड़ी रूड होकर कहती है, क्या कुछ कहना है? सहयोग नर्म आवाज में कहता है, जब मैं बेहोश हुआ तब तुम वापस आई और दोबारा मेरे चेहरे पर लात मार दी। मैं सोच रहा हूँ कि शायद तुझे किसी बात का शर्मिंदगी हुई थी। क्या इसलिए क्योंकि मैंने देख लिया था कि तू अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी? अगर हाँ, तो अब से मैं बहुत सावधान रहूंगा। ये सुनकर येनलांग की दिल को राहत मिलता है। ओह गॉड, उसने वो नहीं देखा जो मैं सच में कर रही थी।
और सेहयोग से कहती है, हाँ यार, अब से सावधान रहना। ओके, अरे इधर आ, मैं तुझे तेरी नई ट्रेनिंग रूटीन दिखाती हूँ। ठीक है। और इधर हम आर्यन को देखते हैं जो जूहयोक से पूछ रही थी, अगले हफ्ते से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, उस दौरान तू क्या करने वाला है? जूहयोक कहता है, तुम ब्रेक लेना चाहती हो, लेकिन अभी तो फाइनल एग्जाम भी नहीं हुए ना, बस एक क्विज हुआ था। आर्यन बोलती है, वो शायद फाइनल लिखित परीक्षा ही थी। उन्होंने कहा था कि फाइनल एग्जाम मुख्य रूप से प्रैक्टिकल होता है, इसलिए लिखित हिस्सा आसान होता है और हमें प्रैक्टिकल से छूट मिल गई है। ओह हाँ, मुझे याद आया, वो ग्रेट फॉरेस्ट आई जिसमें हम कंपटीशन के दौरान घुसे थे, वो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की जगह थी ना? हाँ, इसलिए जो लोग पहले से लैबिरिंथ का अनुभव ले चुके हैं उन्हें छूट मिल गई है। ओह हाँ, अब मैं समझा। खैर, मैं तो वैसे ही यहाँ ट्रेनिंग करने आऊंगा जैसे हमेशा करता हूँ, बस अपनी पर्सनल ट्रेनिंग थोड़ी बढ़ा दूंगा। मैं भी वैसा ही करूंगी। क्या तुझे खुद से कुछ करने का तरीका नहीं पता? तुम बाहर जाकर खुद से कुछ अलग ट्राई करो। ये वही है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं ट्रेनिंग करना चाहती हूँ और तुम्हारी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। ये मेरा अपना फैसला है। ठीक है फिर, आर्यन कहती है, लेकिन मैं कुछ बार घर वापस जा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ सक्सेसर की क्लास अटेंड करनी है। जो चाहे कर ले। फिर हमें यूएसए हीरो एकेडमी को दिखाया जाता है। वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो था हीरो एकेडमी के प्रेसिडेंट और उसका नाम बेक होता है। उसके सामने टेबल पर तलवार रखी हुई थी जिससे एक बहुत ही खतरनाक माना बाहर निकल रहा होता है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बेक को देखते हैं जो पीछे से एक आदमी को कहता है, लोगन। ओह बेक, तुम आ गए। वह आदमी होता है द डिस्ट्रॉयर गैंग का लीडर लोगन। बेक पूछता है, क्या तुम ब्रेक से पहले अपने बच्चे से मिलने आए हो? नहीं, वो तो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। हालांकि मैंने उन विक्ट लोगों को खत्म कर दिया जो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। बेक आगे कहता है, मैंने भी वो सुना था। तुमने वन बिलीवर नाम के विक्ट ग्रुप को पूरी तरह मिटा दिया ना? लोगन कहता है, हाँ, वो कुछ खास नहीं थे और किसी कारण से उनका लीडर पहले से ही मरा हुआ था। क्या कोई आंतरिक झगड़ा था? पता नहीं, लेकिन निराशाजनक था क्योंकि तुम उसे खुद अपने हाथों से नहीं मार पाए। हाँ, ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि ब्लड डेथ के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। ब्लड डेथ? वो रहस्यमयी विक्ट ग्रुप जिसने लोगन के पिता की हत्या की थी। इस तलवार का क्या? लोगन कहता है, ओ ये, जब मैं वन बिलीवर के हाइडआउट पर हमला कर रहा था तो ये मेरी नजर में आई, इसलिए मैंने इसे ले लिया। इसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ इंसैनिटी। ये सुनकर बेक हैरानी पूर्वक कहता है, स्वॉर्ड ऑफ इंसैनिटी मतलब वो जो अपने धारक को पागल करके पूरी गिल्ड को मार डालने पर मजबूर कर देती है। मैंने सुना था कि उस घटना के बाद ये गायब हो गई थी बिना किसी निशान के। लोगन कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके पास ये थी। लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। तुम गुस्से में तो नहीं होना? अगर होता तो स्कूल पहले ही तबाह हो चुका होता। मेरा दिमाग साफ है, बस ये चीज मेरे दिमाग में घुस रही है। इससे मैं थक गया हूँ, इसलिए आया हूँ पूछने की क्या तुम इसे अपनी एकेडमी के डिवाइन आर्टिफैक्ट वॉल्ट में रख सकते हो? बेक कहता है, तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन एक सवाल है। क्या बता सकते हो कि यह तलवार क्या कह रही है? मेरा मास्टर ढूंढो। तब से मैं इसे वॉल्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के अंदर के कॉन्स्टेलेशन ने हिंसक प्रतिक्रिया दी, इसलिए मुझे इसे यहीं छोड़ना पड़ा। बेक कहता है, खैर, मेरा मास्टर ढूंढो। अब सीन प्रेजेंट में आती है। क्या इसका मतलब है कि तलवार के अंदर का कॉन्स्टेलेशन का अपना मास्टर है? क्या हो रहा है? क्लासरूम और यार्ड उड़ गए हैं। क्या ये कोई एक्सीडेंट है? तभी बिल्डिंग के छत तोड़कर एक डीमन अंदर घुस जाता है जिसकी आंखों में एक अलग ही क्रोध भरा था। उसकी बॉडी से असीमित माना बाहर निकल रही थी। वह डीमन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सबको कच्चा चबा जाएगा। बेक घबराते हुए पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम वही ग्रुप के लीडर हो जिसने स्कूल पर हमला किया? वह डीमन अलग ही डरावनी आवाज में कहता है, ग्रुप? मैं तो अकेला हूँ यहाँ। बेक मन में, उसने हीरो एकेडमी पर अकेले हमला कर दिया। सिक्योरिटी और डिफेंस मैजिक सर्कल्स को कैसे तोड़ा? और देखो तो सही, क्या ये इंसान भी है? फिर से पूछता हूँ, तुम कौन हो? डीमन हंसते हुए कहता है, क्या नाम जानने की इतनी जिद है? आमतौर पर जो मुझे ऐसा सवाल पूछता है मैं उसे तुरंत मार डालता हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपना नाम वापस पाकर जश्न मना रहा हूँ तो शायद बता दूं। बेक दोबारा ख्यालों में खो जाता है। उसे अपना नाम वापस मिल गया। ये लड़का हिडन स्टार के लेस्टर से जुड़ा हुआ है। मैंने इनके बारे में सुना है। ये एक विक्ड ग्रुप है। तभी डीमन आगे कहता है, मेरा असली नाम है क्रिम्सन घोस्ट। तुम्हारा नाम क्रिम्सन घोस्ट है? ये इस देश में कोई आम नाम नहीं है। खैर, मैं भी खुद को इंट्रोड्यूस कर लूं। मैं हूं बेक, हीरो एकेडमी का प्रेसिडेंट, और अपने पीक टाइम में मुझे कहा जाता था बॉम्ब मैनियक बेक। यह कहकर बेक अपना पावर का यूज करके डीमन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इम्प्रेसिव। क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्सेंट्रेशन में कोई विस्फोट वाली क्षमता है? क्योंकि मेरी भी क्षमता कुछ वैसी ही है। बेक मन में, वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। एक सामान्य इंसान तो पूरी तरह चूर चूर हो जाता। मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये सब सोच ही रहा था। तभी डीमन अपनी खूंखार पंजे से अटैक कर देता है।
उसका अटैक एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह काम करता है, जिससे वहां की सारी चीज तबाह होने लगती है। बैक अटैक से बचने के लिए जैसे जैसे पीछे जा रहा था, वैसे ही डीमन रफ्तार के साथ उसके सामने आ रहा था। और तभी हम देखते हैं डीमन अपनी भारी भरकम पैर से बैक के छाती पर एक क्रिटिकल अटैक कर देता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है और जहां पर वह लैंड करता है वहां की जमीन धंस जाती है। लेकिन डीमन वहां भी नहीं रुकता और उसके सामने आने लगता है बैक मन में। वो बहुत स्ट्रांग है, ये राक्षसी ताकत कहाँ से आ रही है? डीमन स्माइल के साथ कहता है, ओह तुम मरे नहीं, तुम काफी टफ हो, तुम उन कचरे जैसों से अलग हो जो इधर उधर पड़े हैं। ये सुनकर बैक की नजर डेड बॉडी पर जाती है। इतना हंगामा होने के बावजूद कोई नहीं आया, क्योंकि उसने सबको पहले ही खत्म कर दिया था। तू कमीने, ये कहकर बैक अपने हाथों में एक्सप्लोजन पावर इकट्ठा करने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर हिट कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ओह, शायद ये भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मैं बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यह कहकर दोबारा अपने एक्सप्लोजन पावर से अटैक कर देता है। लेकिन जब धूल साफ हुई, बैक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका अटैक से डीमन को एक छोटा सा खरोच तक नहीं आया। डीमन हंसते हुए कहता है, यह इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन यह कहकर अचानक डीमन हमला कर देता है, जिसे बैक अपने हाथ से डोज कर लेता है। लेकिन दूसरा अटैक इतना शक्तिशाली था कि वह सहन नहीं कर पाता और जमीन पर लेट जाता है। डीमन कहता है, तुम्हारा अटैक काबिले तारीफ के लायक है, लेकिन मुझे संतुष्ट करने के लिए तुम सबको इससे भी ज्यादा मजबूत विस्फोट करना होगा, और तुम अभी भी जिंदा हो, यह कमाल है। हिडन स्टार के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर में इतनी टफनेस नहीं थी जब मैं उनका कॉन्स्टेलेशन था। क्या तुम एक कॉन्स्टेलेशन हो? हाँ, मैं एक कॉन्स्टेलेशन हूँ, जिसे टायरेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। तभी बैक के सामने एक विंडो अपीयर होता है, उसमें कहा जाता है, आर्ट लविंग एक्सप्लोजन मैनियक। यह सुनकर शॉक्ड रह गया। लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्या सच में वो एक मटेरियलाइज्ड कॉन्स्टेलेशन है? इधर अटैक के पोज में डीमन कह रहा था, अब तुम्हारे साथ और खेलने का कोई मतलब नहीं लग रहा, अब मरो। ये कहकर अपने हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही अटैक करने ही वाला था, तभी पीछे से जूह्योक कहता है, अरे सींग वाले, उसे परेशान करना बंद करो और मुझे भी लड़ने का एक मौका दो।